जब किसी का नहीं है तो मेरा फोकस होना चाहिए। अब जो काम मैं कर रहा हूं मैंने उस एस्पेक्ट को लेकर चला। अब आ गया मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी में आज जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं वो क्या बताते हैं, ये टाइम आपका खराब है, ये टाइम आपका अच्छा है। टाइम कभी खराब होता ही नहीं, क्योंकि दो चीजें आपको कॉन्टिन्यूस मिलती हैं। पहला आपको मिलता है ज्ञान, और दूसरा आपको मिलता है पैसा। आपके पास जितना ज्ञान है उसके बेसिस पर ही आप जो है एक लिमिटेड पैसा होल्ड कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपको पैसा मिल जाएगा तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है उस पैसे के लिए। तो फिर वो पैसा जब छूट जाता है फिर आपको ज्ञान मिलता है। ऐसे करके आपको या तो ज्ञान मिलता है या पैसा मिलता है। दिस अप्लाइज टू एजुकेशन, दिस अप्लाइज टू वास्तु, एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ज्ञान और वेल्थ ये दिखने में ही दो हैं। ब्रिलियंट इंसाइट सर जी, ठीक है ना, एक्सीलेंट इंसाइट है। ये दिखने में दो हैं। इसलिए मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बोला कि आपको जो फोकस करना है इन तीन एस्पेक्ट पे करना है, क्योंकि ये तीन एस्पेक्ट दिखने में वो है। एक डायरेक्शन की स्टडी है, एक टाइम की स्टडी है। वास्तु इज डायरेक्शन स्टडी डायरेक्शन। और एस्ट्रोलॉजी इज टाइम स्टडी। मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो डायरेक्शन और टाइम दिखने में ही दो होते होते एक है। टाइम एंड डायरेक्शन आर दी फोर डोमेन्स। डायरेक्शन और टाइम इनवेरिएबल यूज होता है। डायरेक्शन टाइम होता है, टाइम डायरेक्शन होता है। दोनों के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा है। इन दोनों के बियॉन्ड जाने के बाद में जो है आप कोई चीज सोच सकते हैं। तो जब मैं एक बारबेक्यू इफेक्ट देखता हूँ, तो बारबेक्यू में एक जानवर होता है, उसके बीच में से एक सलाख निकल रही होती है और वो गोल गोल जो है वो घूम रहा होता है। तो जब वो गोल गोल घूमता है तो नीचे एक फायर सोर्स होता है, और वो फायर सोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट या रेवोल्यूशन उसमें हो रहा होता है। तो उसकी वजह से एक ऑप्टिमल ब्राउनिंग होती है। जब मैं इंडियंस को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये वाला जो एरिया है ये ऑप्टिमल ब्राउनिंग वाला एरिया है। कहीं पर मीट कच्चा रह जाता है, वहां पर जो है लोग वाइट हो जाते हैं। कहीं पर बर्न हो जाता है, वहां पे लोग ब्लैक हो जाते हैं। तो जो ऑप्टिमल बारबेक्यू है वो ब्राउनिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जहां पर ब्राउनिंग होगी वहां पे सारी चीजें एक्स्ट्रॉर्डनरी लाजवाब होंगी। तो इस पैरामीटर के ऊपर जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये एक फंडामेंटल पैरामीटर है। लेट अस एक्सप्लोर मोर ऑन दिस, एंड दैट्स हाउ दी स्टोरी गॉट कनेक्टेड। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर मेरे पास ऑलरेडी मेरा 9 पार्टिकल सिस्टम था जिसको कि मैंने बेस बनाकर जो है उसको पूरा, मतलब हर सब्जेक्ट जो है वो उस प्रोसेस पे इंटीग्रेट हो जाता है। व्हाट इज द 9 पार्टिकल सिस्टम सर जी? मन, जो 9 एलिमेंट्स हाँ हैं, हाँ, 9 एलिमेंट्स, ओके, हाँ हाँ। मन, आत्मा, या माइंड, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, तो हाँ ऐसे हाँ। करके जो है वो हम्म, 5 का पार्ट जो है हमारे सामने आ जाता है। हम्म, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो इस हिसाब से था कि जब हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, आर डेफिनेशन इज वेरी वेरी प्रिसाइज और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। किसी ने अपने बिजनेस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये देश के लोग जो हैं वो डेवलप ना हो पाए, उसका रिलीजन, उसकी बाकी सारे एस्पेक्ट्स के वजह से उन्होंने हमारे वो एजुकेशन सिस्टम में से इतनी एम्बिगिटीज क्रिएट कर दी कि वो पार्ट जो है कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। हम्म, तो आज भी मेरा हम्म, डिस्कशन हो रहा था, तो संस्कृत में हम्म, माहेश्वर सूत्र है। हम्म, तो मैंने पूछा, मतलब अंकल ने कहा कि देखिए तुम किसी को ये मत कहो कि हमारे टेक्स्ट में छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि जब तुम ये कहोगे तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म, वो हमेशा जो है एक इंक्विजिटिव माइंड जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। हम्म, मैंने कहा पर मैं क्यों ना कहूं, हम्म, कोई एब्जॉर्ब होने देगा नहीं होने देगा वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं मेरी बात क्यों ना कहूं इन द फर्स्ट प्लेस। छेड़छाड़ हुई है तो हुई है। हम्म, अब अगर वो छेड़छाड़ के एंगल से मैं देखूंगा ही नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो
ऐसे करके हमारा डिस्कशन चला। तो हमने सबसे पहले बोला, मैंने कहा जी पाणिनि कब हुआ? पाणिनि कोई 50-100 साल पहले थोड़ी हुआ था, पाणिनि 2000 साल पहले हुआ था। अब 2000 साल पहले अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो 2000 साल पुराना जितना भी सिस्टम था वो 5 एलिमेंट बेस्ड ही था। किसी ने हमारे सिस्टम को 5 एलिमेंट सिस्टम से अलग हटा दिया। वो कौन था? क्यों ये संस्कृत की ग्रामर हमारे सामने आई जिसमें 5 एलिमेंट सिस्टम नहीं था? तो जो मैट्रिक्स चेंज हुए, जो मैनिपुलेशंस हुए, वो मैनिपुलेशन हमें ईश्वर से दूर करने के लिए हुए। क्योंकि जब मैं 5 तत्वों को देखूंगा तो मैं सत, रज और तम, तो जो गुण, सगुण जो चिंतन है उसके तौर पे जाऊंगा। और जब मैं सगुण चिंतन पे जाऊंगा तो मैं निर्गुण चिंतन की बात करूंगा। तो प्रत्येक जगह एक स्ट्रक्चर है, किसी ने उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब 5 एलिमेंट तक हम पहुंचेंगे ही नहीं तो बाकी सिस्टम नहीं होगा। बट वो ईश्वर है, उसको अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो वो कहीं भी कर सकता है। तो एक बचपन में मैंने मूवी देखी थी संत ज्ञानेश्वर। तो संत ज्ञानेश्वर में क्या था कि जो ब्राह्मण थे वो सारे के सारे आए। एक तो हर कहानी का विलेन ब्राह्मण ही होता है। तो उन्होंने जब वो सिस्टम दिखाया तो बोले वही ब्राह्मण थे। तो वो ब्राह्मण क्या करते थे? बोले जी वो ब्राह्मण जो है वो पूरे सिस्टम में जो है वो, उनका अप्रोच क्या था कि वो ये वेद, क्या ये वेद पाठ कर सकता है? तो वहां पर एक भैंसे का डिस्क्रिप्शन था। तो वो संत ज्ञानेश्वर के सामने डिबेट आई कि भाई क्या ये भैंसा जो है वेद पाठ का उच्चारण कर सकता है? क्योंकि वो कुछ जाति सूचक बात चल रही थी। वो संत ज्ञानेश्वर ने क्या करा, वो भैंसे की गुदा जो थी उसके ऊपर हाथ रख दिया और वो वेद पाठ वो करने लग गया। अब जब मैंने वो पिक्चर देखी तो मैंने कहा यार ये तो कहानी फर्क हो गई। आई वॉज स्मॉल दैट टाइम, तो मुझे वो कास्ट सिस्टम वगैरह वो सब तो कुछ समझ में आता नहीं था। व्हाट आई रियलाइज वाज कि मेरा एक वो बचपन में एक पिक्चर मैंने देखी थी वो कण कण में भगवान करके। तो वो जो थ्योरी थी वो मेरी बहुत डीपली एम्बेडेड थी। तो आई वेरी सिंसियरली बिलीव्ड कि हर पार्टिकल में एक लाइफ एलिमेंट होता है। इट इज जस्ट दैट कि हम उसको एक्सप्लोर कर पाते नहीं कर पाते हैं। तो मेरी वो थ्योरी वहां पर कनेक्ट हो गई कि भाई आपने वो डिवाइन एलिमेंट को कहीं से भी इन्वोक कर सकते हो। तो जो नरसिंह अवतार की स्टोरी है वो भी वही है कि भाई क्या आप खंबे के अंदर एक डिवाइन एलिमेंट को इन्वोक कर सकते हो? बोले आराम से हो सकता है। तो ऐसे करके वो एक पिक्चर थी जो मेरे बैकग्राउंड में, मतलब मेरे बचपन से थी। तो मेरे ये वाला थॉट प्रोसेस मेरे गुरुजी के आने से पहले था। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये, इसमें मैं मतलब स्कूल से हमें बच्चों को जैसे पिक्चर दिखाने ले जाते थे तब हमें कण कण में भगवान दिखाई गई थी पिक्चर। दारा सिंह की मूवी थी वो, बड़ी पुरानी मूवी थी, मतलब 70s में, अर्ली 70s की मूवी थी। आई बिलीव शायद ब्लैक एंड व्हाइट भी थी वो। तो ऐसे करके मतलब वो उसके अंदर वो पार्ट था। तो मैं उस वाइब्रेशन से क्यों कनेक्ट हुआ दैट आई डोंट नो। बट वो जो लॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो था, जो डॉट्स कनेक्ट करने वाला पार्ट था, वो समहाउ पास्ट लाइफ रिलेटेड कुछ होगा जो पार्ट रिजॉल्व हो चुका था, जिसकी वजह से कोई इस बात की दिक्कत नहीं थी। तो जब मैं इन सारे चीजों को देखता था तो मुझे समझ में आता था कि एक बिगर पिक्चर है जिससे कि हम डेविएट हो रहे हैं। वो बिगर पिक्चर जो है मैंने एक मॉड्यूल में तब बांधी जब मेरे को अपनी बात कहनी आ गई। अदरवाइज मेरा जो वीकेस्ट जो डोमेन था वो केवल प्रेजेंटेशन स्किल्स था। तो ना तो मैं बहुत अच्छी तरह से लिख सकता था और ना ही मैं प्रेजेंट कर सकता था। तो मेरे को पीपीटी वगैरह बनाने में भी बड़ी डिफिकल्टी होती थी। कहाँ कौन सा फॉन्ट साइज रखना है, कैसे आइडिया को प्रेजेंट करना, वो नहीं। आप बात करो तो मैं आपको सब कुछ विजुअलाइज करा दूंगा, लेकिन वो वाला पार्ट मेरे से नहीं चलता था। तो जो मैंने पॉइंट्स को एड्रेस करा उसमें एक सिंपल सा फंडामेंटल था कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल कंप्लीट हैं या नहीं है। अगर वो कंप्लीट होंगे तो उनके अंदर एक मॉडल प्रेजेंटेशन होगी, अगर वो इनकम्प्लीट होंगे तो मॉडल बनेगा ही नहीं। इसलिए मैंने ईस्टर्न ट्रेडिशनल सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम ऑफ साइंस को ब्रिज करने के ऊपर ही अपनी एनर्जी लगाई, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये बोलूं कि ये गलत है या ये सही है। मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। मेरा पॉइंट कहने का ये था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप थ्रू अ लॉजिकल माइंड यू कैन एड्रेस। तो
ऐसे करके वो मैंने छोटे छोटे डॉट बनाए। इसी वजह से ये जो अ आ ई का स्लाइड मेरे पीछे आ रहा है, आई वॉज एबल टू कनेक्ट दोज डॉट्स, बिकॉज ये एलिमेंटल लेवल पे ही पूरा बाइफर्केशन है। और हर जगह जो भी चीज मैंने बोली, वो किताब मैंने भले ही बाद में पढ़ी हो, लेकिन वो बिल्कुल क्लियरली डॉक्यूमेंट था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रामचरितमानस की बात करता हूँ। रामचरितमानस मैंने भी 3 दिन पहले पढ़ी है, ठीक है, तो 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। मेरा हमेशा से ये बिलीफ रहा कि ईश्वर जो है, ही इज लाइक अ पेरेंट। अब पेरेंट में आपको मम्मी या पापा थोड़ी दिखते हैं, मम्मी पापा दोनों साथ साथ दिखते हैं। मम्मी पापा के साथ मैक्सिमम दादा दादी भी साथ में दिख सकते हैं, बट दिखेंगे जोड़े के हिसाब से। अकेली मम्मी या अकेले पापा जो है वो हमारी टीचिंग ही नहीं है। तो जब मैंने रामचरितमानस पढ़ी तो वहां पर एक काक भुषुंडी का डिस्क्रिप्शन था, जिनसे गरुड़ जी एक साइंस सीखने आए। अब गरुड़ कौवे से सीख रहा है, ये लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट वहां पर वो भक्ति के एस्पेक्ट को वहां पर हाईलाइट करा। और वो भक्ति में उन्होंने क्या करा, कैरेक्टर डिपिक्शन करा, कि वो कैरेक्टर डिपिक्शन कैसे था। एक व्यक्ति को टाइम टू टाइम श्राप मिलते गए, हर श्राप उसको नेक्स्ट लेवल पे ब्रिज के तौर पे कनेक्ट करता गया। तो उसने बोला कि मैं जो हूं, बाल बालक रूपी जो राम का जो स्वरूप है, मेरे को वही फैसिनेट करता है। अब अगर मैं बालक रूपी राम को देखूंगा तो मुझे सीता जी दिखेंगी नहीं, सीता जी तो शादी होने के बाद में आई। तो मैंने कहा ये तो फालतू की बात है, ये इसने जो है ना, ये कहानी बना रखी है। अब वो रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते मेरे इनर डायलॉग ये चल रहा है। तभी वहां पर एक चीज आई, वो वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी, वो बालक रूप जो है वो उसमें राम को देखना एक पार्ट है, लेकिन राम और सीता जो है वो, उनके बिना जो है कोई कहानी पूरी नहीं होती है। तो वो दोनों जो है वो वहां पर है। तो अब फिर से मैं अपनी कहानी पे कनेक्ट हो गया। मेरा जो एक थॉट ऑफ लाइन, मतलब लाइन ऑफ थॉट जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। ईश्वर जो है पेरेंट के जैसा है। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। आपके पास में 50,000 करोड़ रुपए हैं, आपके बच्चे ने आपसे 5 लाख रुपए मांगे, आप उसको दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल दो, ठीक है। बट उससे आप क्यों पूछोगे या नहीं पूछोगे? बिल्कुल पूछूंगा। ठीक है। तो जब तक बच्चा बहुत थोड़े पैसे मांग रहा है, तब तक आप उससे क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि that is the money that I can spare for a mistake also of my bacha, but not something that is bigger. हाँ, तो अब क्या है, जब मैं ईश्वर के रोल को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ईश्वर जो है वो सबसे पहले ये पूछता है कि किस चीज के लिए पैसा चाहिए। ईश्वर तुरंत नहीं देता। That's the reason we need a higher goal. हाँ। तो वो जब जब वो पहले क्वेश्चन पूछता है। अब आपने बोला कि मेरे को जो है वो स्मैक पीने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहेगा कि 5 लाख छोड़ो, मैं तुझे 500 रुपए भी नहीं दूंगा। सही है। सो इट डजेंट मैटर whether there is a concept of abundance, yes or no. It doesn't matter. What matters is for what purpose you are asking for them. तो ईश्वर जो है, जब आप उसको देखते हैं तो आपको जो है एक आइडियल मैकेनिज्म समझ में आता है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया में गोल्ड माइंस बनाता है, उसको किसी को 2-5 लाख रुपए देने में क्यों दिक्कत होगी? आपका जब स्टार्टअप रहा, आपने स्टार्टअप वो करा, स्टार्ट करा, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आई। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आई? क्योंकि because you're right that we were not able to sell the
bigger picture in a way that uh, whatever we were asking would have become very reasonable or small. इसका एक आसान सा आंसर है। हम्म। आसान आंसर ये है कि जब तक आम पकेगा नहीं तब तक टपकेगा नहीं। हम्म। जब तक आप अपने आप को कंप्लीट नहीं करेंगे हम्म। तब तक आप रेडिली फ्लोटिंग नहीं हो सकते। हम्म। जो पका हुआ आम है वो तुरंत बिकता है, हम्म। कच्चा आम भी बिकता है, पर वो पके हुए के रेट पे नहीं बिकता। करेक्ट। सही। ठीक है ना? हम्म। तो आम तो पूरा ही बनना पड़ेगा ना। हम्म। फिर आम की दो कैटेगरी होगी, एक कच्चा आम, एक पका हुआ आम। तो हम्म। कच्चा आम अचार में काम आता है, पका हुआ स्वाद के लिए आता है। हम्म। तो जब तक आप कंप्लीट नहीं होंगे, हम्म। अब कंप्लीट होने के लिए एसेंशियल मॉडल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें फॉर्मूला ऑफ सक्सेस दे रखा है। हम्म। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस जो है उसके 6 इंग्रेडिएंट्स बोले: हम्म। उद्यम, साहस, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। उद्यम, साहस, धैर्यम, हम्म, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। हम्म, उद्यम जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज, हम्म, की बिजनेस आइडिया। हम्म, साहस इज रिस्क कैलकुलेशन। हम्म, धैर्यम इज पेशेंस। हम्म, बुद्धि इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बुद्धि इज, सॉरी, बुद्धि इज डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। हाँ हाँ। बुद्धि इज डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। हम्म, शक्ति इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हम्म। और पराक्रम इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल। ये पराक्रम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल माने क्या हो रहा है? ओ, परा ऑफ द प्लस लाइफ क्रम। साइकिल ऑफ दिस, ओके ओके। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल जब होगा तब ये अपने आप सारी चीज आ जाएगी। तो सर जी, उद्यम का क्या मतलब है एक्चुअली? एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज, हाँ द बिजनेस आइडिया। हाँ। हाउ कंप्लीट इज योर बिजनेस आइडिया? हाउ फार रीचिंग इज द ऑफरिंग्स? हाँ। तो कुछ, मतलब ये 6 में से कितने एलिमेंट्स जो हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए, कितने उस प्रोजेक्ट के ड्राइवर में होने चाहिए? डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश व्हाट? एवरी पैरामीटर। आर यू एबल टू generate the fundamental distinction to distinguish between the two? हम्म। अब जो चीज आप ऑफर कर रहे हो वो बाकी लोग भी ऑफर कर रहे हैं। व्हाट इज द यूनिक डिस्टिंक्शन यू होल्ड डिस्टिंक्शन। इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द टू? डिस्टिंग्विशिंग, परफेक्ट। ठीक है ना? अब जैसे इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली ऑफरिंग किसने बनाई? बोले जी ये ब्राह्मण ने बनाई, ये क्षत्रिय ने बनाई, ये वैश्य ने बनाई, ये शूद्र ने बनाई। सारी ऑफरिंग है। हर एक के अंदर डिस्टिंक्शन क्या है? आत्मा तो सभी के अंदर कॉमन है, तो आत्मा परफेक्ट। का तो इशू नहीं हुआ। इशू किस चीज का है? एक ब्राह्मण में, एक क्षत्रिय में, एक वैश्य में, शूद्र में किस चीज का फर्क आ जाता है? शक्ति में। हम्म। शक्ति, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड पैरामीटर सारे चेंज हो जाते हैं। हाँ। तो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश इज द बिगेस्ट थिंग ना, बुद्धि। बुद्धि ही फर्क हो जाती है। हाँ, बुद्धि में फर्क हो जाती है, एब्सोल्युटली। बुद्धि हाँ किस चीज के ऊपर अपने आप को बेस करती है? बुद्धि 4 बकेट्स पे अपने आप को बेस करती है: हाँ। सुख, दुख, धर्म, अधर्म। हम्म। तो बुद्धि जो है, आउट ऑफ द 4 बकेट्स, हम्म। बुद्धि जो है वो ऑप्टिमल पैरामीटर को चूज करती है। हम्म। हाँ जी।